गुड इवनिंग। और कल की क्लास में हमने थ्योरीज ऑफ टीचिंग पर डिस्कशन किया था। तीन टाइप की जो थ्योरीज होती हैं उनके भी जो सब टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस कल कर चुके हैं। आज की क्लास में हम मॉडल्स ऑफ टीचिंग, जिनको हिंदी में शिक्षण के प्रतिमान कहते हैं, उन्हें समझेंगे। तो क्या होते हैं मॉडल्स, तो पहले ही जान लेते हैं। देखिए, आप लोगों ने मॉडल्स अपनी डेली लाइफ में कई बार नाम सुना होगा। जैसे आप क्लासरूम में टीचिंग करते हैं तो वहाँ पर आप कोई एक मॉडल लेकर के जाते हैं, टीचिंग मॉडल। उदाहरण के लिए ताजमहल आप बच्चों को समझाना चाह रहे हैं, ताजमहल ले जा तो नहीं सकते आप लोग बच्चों को। तो ताजमहल नहीं ले जा सकते हैं, इसलिए आप ताजमहल के जैसा दिखने वाला एक आकार बना करके लेके आ जाते हैं। ऐसे ही जब आप बच्चों को हार्ट की फंक्शनिंग बता रहे होते हैं, लंग्स की फंक्शनिंग बता रहे होते हैं, तो उस केस में बच्चों को ओरिजिनल हार्ट ओरिजिनल लंग्स तो नहीं दिखा सकते हम। तो करते हैं, मॉडल सामने रख देते हैं। तो जो ये मॉडल होते हैं वो करते क्या है, तो एक कहीं कहीं ना कहीं कुछ आर्टिफिशियली सही बट रियल एक्सपीरियंस देने की कोशिशें करते हैं। ताजमहल के मॉडल को देख करके बच्चे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ताजमहल कैसा दिखता होगा। ऐसे ही हार्ट या फिर लंग्स के मॉडल को देख करके बच्चे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि लंग्स या हार्ट कैसे दिखते होंगे अंदर से। ठीक है ना। तो यही आपको मॉडल होता है। तो टीचिंग मॉडल्स की जब हम बात करते हैं तो मॉडल्स टीचिंग करने के लिए कुछ गाइडलाइंस प्रेजेंट करते हैं, एक ब्लूप्रिंट के फॉर्म में काम करते हैं। मतलब टीचिंग का कोई मॉडल अगर हम देखें, उसको समझें, तो हमको ये अंदाजा आ सकता है कि हम इस मॉडल पर बेस्ड किस तरह का क्लासरूम टीचिंग कर सकते हैं। मॉडल्स में जनरली क्या होता है, इंस्ट्रक्शनल दिखे होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। टीचिंग मॉडल आर जस्ट इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। टीचिंग मॉडल्स क्या होते हैं, सिर्फ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन की तरह ही होते हैं। ठीक है। शिक्षण के प्रतिमान केवल अनुदेशात्मक डिजाइन होते हैं। दे डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग एंड प्रोड्यूसिंग पर्टिकुलर environmental situation which causes the student to interact in such a way that specific change occur in his behavior। तो ये जो मॉडल्स होते हैं ये कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियों को स्पष्ट करते हैं जो कि छात्र को किस तरह से बातचीत करनी चाहिए और कैसे उसको हम बातचीत करने के लिए या फिर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में प्रतिभाग करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, है ना। और उस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बाद बच्चे में क्या क्या विशिष्ट परिवर्तन आएंगे, इस पर ये अपनी राय देते हैं। तो कुल मिलाकर के क्या है, इंस्ट्रक्शंस हैं टीचर के लिए कि उसे क्लासरूम में पढ़ाते समय क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। ठीक है ना। आगे देखते हैं। मॉडल्स ऑफ टीचिंग is just a blueprint designed in advance for providing necessary structure and direction to the teacher for realizing the stipulated objectives। शिक्षण के मॉडल निर्धारित उद्देश्यों को साकार करने के लिए जो भी ऑब्जेक्टिव बनाए होते हैं टीचर ने क्लासरूम में पढ़ाने के लिए, है ना, तो वो ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके इसके लिए शिक्षक को आवश्यक संरचना, यानी कि वेल स्ट्रक्चर्ड और दिशा प्रदान करने के लिए पहले से तैयार किया गया एक खाका मार्ग है। एक ब्लूप्रिंट के फॉर्म में इसको हम देख सकते हैं। ब्लूप्रिंट क्या होता है, तो इसको समझते हैं हम। जैसे मकान वगैरह बनाते हैं आप लोग घर पर अपने, ठीक है, तो जब भी कोई मकान बनना होता है उसमें कितने कमरे होंगे, कितने वॉशरूम होंगे, कितने किचन होंगे, कैसी लॉबी होगी, किस किस साइज के रूम होंगे, इस सब का एक नक्शा बना रहता है। एक नक्शा जिसको हम ब्लूप्रिंट के नाम से जानते हैं। तो ऐसे ही मॉडल ऑफ टीचिंग भी क्या है, एक ब्लूप्रिंट है जो कि ये बताने के लिए होता है कि हम क्लासरूम में कब क्या करेंगे, बच्चों को हम किस तरह की एक्टिविटीज कराएंगे, बच्चों के द्वारा जो एक्टिविटीज की जा रही हैं उसके अगेंस्ट हम कैसे रिवार्ड देंगे, कैसे रेनफोर्समेंट देंगे, ये सब कुछ। ठीक। तो इतनी चर्चा करने पर आई होप कि ये स्पष्ट हो जाएगा कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मॉडल ऑफ टीचिंग। तो मॉडल ऑफ टीचिंग के फंक्शंस क्या होते हैं, तो बहुत सारे फंक्शंस तो नहीं होते हैं, फिर भी अभी अभी हमने बात की है ब्लूप्रिंट है जो कि डिजाइन है ना, किसका डिजाइन है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स का। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव मतलब इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं आपको, निर्देश दिए जा रहे हैं कि आपने क्या करना है। ठीक। तो पहला तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को स्पेसिफाई करते हैं। दूसरा कि किस तरह का टीचिंग मटेरियल हम यूज करेंगे
उसे सिलेक्ट करने में, उसे डेवलप करने में, यानी कि उसको चयन करने में, उसका विकास करने में हमें सहयोग करते हैं। देन स्पेसिफाइड टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज। तो मटेरियल आपने जब डिजाइन कर लिया है, मटेरियल आपने जब सेलेक्ट कर लिया है, तो अब एक्टिविटीज कैसे होंगी, है ना, वो भी यहाँ मॉडल से निर्धारित हो जाता है। टीचिंग मॉडल के सारे ही जितने भी टीचिंग मॉडल हमारे पास होते हैं, उन सभी के कुछ फंडामेंटल एलिमेंट्स होते हैं जो कि हर टीचिंग मॉडल में पाए जाते हैं। तो पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये मॉडल के जो फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या है। सबसे पहला होता है फोकस, जो कि जो भी चीज आप पढ़ाना चाह रहे हैं उसको बिल्कुल फोकस में रख करके ऑब्जेक्टिव्स डेवलप करने में हेल्प करता है। देन होता है सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या है कि एक आपका फॉर्म है कि कैसे आप पढ़ाएंगे, पढ़ाने के तरीके, तौर तरीके, क्या कहें कि करिकुलम या फिर मेथोडोलॉजी, इसे हम सिंटैक्स के नाम से जानते हैं यहाँ पर। फिर है प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शंस। प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन मतलब कि टीचर को बच्चों के किस व्यवहार के अगेंस्ट क्या रिएक्शन करना है। बच्चा प्रश्न के उत्तर सही दे रहा है तो कैसा रिएक्शन करना है, उत्तर नहीं दे पा रहा है तब कैसा रिएक्शन करना है, एंड ऑल। फिर आता है फोर्थ आपका द सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम इन सेंस कि बच्चे और टीचर के बीच में बातचीत होती है। क्लासरूम टीचिंग के दौरान बच्चे एक दूसरे से या टीचर के साथ कई सारे बातों पर, कई सारे विषयों पर बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं, कि जो इन्वायरमेंट है वो सोशल इन्वायरमेंट डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, सोशल इन्वायरमेंट से क्या समझते हैं आप लोग, सोचिएगा इसको। फिर हम सपोर्ट सिस्टम की तरफ चलते हैं। सपोर्ट सिस्टम का मतलब होता है कि जो कुछ भी आपकी टीचिंग के लिए आपको सपोर्ट कर रहा है, उसकी कोई खास आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन अगर उसकी आप हेल्प लेते हैं तो आपका टीचिंग बहुत इफेक्टिव हो सकता है। उदाहरण के लिए मैंने अभी अभी आपसे कहा था कि आप जब बच्चों को हार्ट की फंक्शनिंग या फिर लंग्स की फंक्शनिंग बता रहे हैं या फिर ताजमहल के बारे में बता रहे हैं, तो बिना ताजमहल को दिखाए या बिना हार्ट को दिखाए, बिना लंग्स को दिखाए भी आप बता सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि बिना उनको देखे बच्चा समझ तो जाए, लेकिन अगर आप लंग्स का स्ट्रक्चर, हार्ट का स्ट्रक्चर या फिर ताजमहल का जो मॉडल है वो बच्चों के सामने रखेंगे तो बच्चों का समझने का जो एक स्तर है वो और अधिक हो जाएगा। बच्चों को एक अमूर्त रूप से अनुभव भी मिल पाएगा। तो इस प्रकार के जितने भी आपके जो मटेरियल एड्स होते हैं वो आपके सपोर्ट सिस्टम के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है। देन होता है हमारा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब कि अब बच्चे का पूरा टीचिंग वगैरह हो गया है, अब जो उसने पढ़ा है उसको वो अपने जीवन में किस स्तर तक, है ना, प्रयोग कर पाएगा, है ना। स्तर क्या क्या होते हैं, कॉग्निटिव, कॉग्निटिव, अफेक्टिव। ठीक है, कॉग्निटिव मतलब साइकोमोटर पढ़ा होगा आप लोगों ने ब्लूम टैक्सोनॉमी में, वो, राइट। तो ये एक मोटा मोटा आपको ओवरव्यू दिया मैंने इसका, अब इसको थोड़ा देख लेते हैं। फोकस, इट इज अ सेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग मॉडल। टीचिंग मॉडल का सेंट्रल एस्पेक्ट क्या होता है, फोकस होता है। ठीक है, सेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग मॉडल। क्यों? क्योंकि जब तक आप ऑब्जेक्टिव ही डिसाइड नहीं कर पाओगे कि मुझे बच्चों को क्या सिखाना है, तब तक ना तो आप किसी सहायक सामग्री का चयन कर सकते हैं, ना ही आप किसी शिक्षा विधि का चयन कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर व्हाट द मॉडल स्टैंड इज द थीम ऑफ द फोकस। जो भी मॉडल आप यूज कर रहे हैं वो मॉडल किस के लिए है, किस सेंस में उसका हम यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, अभी आप पढ़ेंगे 4 फैमिलीज होती हैं आपकी टीचिंग मॉडल्स की, है ना। ऑल द टीचिंग मॉडल्स आर मेंट फॉर अचीविंग सम स्पेसिफिक गोल्स। जितने भी मॉडल हमारे पास होंगे वो सभी के सब क्या है, उनके अपने स्पेसिफिक गोल्स होते हैं। ठीक है, या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं in teach of teaching in relation to the environment of learner. Therefore, the objectives of teaching constitute the focus of the model. तो ये प्रश्न आपके लिए बन सकता है एग्जाम में कि objectives of teaching या teaching objectives are constitute with which among of the following element of the model of teaching। ठीक है, कि शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण प्रतिमान के किस आधारभूत तत्व से संबंधित होते हैं। ऑप्शन में आपका फोकस,
सिंटैक्स, सपोर्ट सिस्टम, सोशल सिस्टम, ये आ जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स आपके फोकस से रिलेटेड होते हैं। फिर हम चलते हैं नीचे। सिंटैक्स, दिस टर्म रिफर्स टू This term refers to the description of the model in action. अब यहाँ पर जो हम सिंटेक्स वर्ड यूज कर रहे हैं, ये बताने के लिए होता है कि किसी भी टीचिंग मॉडल के अकॉर्डिंग हम क्या क्रिया करेंगे, एक्शंस क्या होंगे हमारे। ईच मॉडल कंसिस्ट ऑफ सेवरल फेजेस एंड एक्टिविटीज। हर मॉडल में अलग अलग तरह की बहुत सारे आपके एक्टिविटीज यानी कि गतिविधियां होती हैं, बहुत सारे अलग अलग फेजेस होते हैं, और इन सभी फेजेस को, इन सभी एक्टिविटीज को हमें एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में लगा करके यूज करना। तो इस तरीके से सिंटैक्स हेल्प अ टीचर टू यूज मॉडल एंड हाउ ही शुड बिगिन एंड प्रोसीड फर्दर। तो सिंटैक्स टीचर को इस बात के लिए हेल्प करता है कि टीचर ने क्लासरूम में पढ़ाना शुरू कैसे करना है और कैसे फिर उसको आगे लेके जाना है। ठीक है, ये तो आपका ये सिंटैक्स होता है। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? स्पीड बहुत तेज तो नहीं हो रही है? समझ में तो आ रहा है? बताइएगा प्लीज। फिर नेक्स्ट, यस सर। देखो, पहले फोकस हो गया हमारा, मतलब हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिए। फिर हमारा हो गया सिंटैक्स, यानी कि कैसे पढ़ाएंगे, मेथड्स क्या होंगे, एक्टिविटीज क्या होंगी, वो डिसाइड हमने कर लिया। अब आता है थर्ड, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसमें किसका रिएक्शन? टीचर का रिएक्शन। तो याद रखें, जितने भी इंस्ट्रक्शन, जितने भी निर्देश दिए जा रहे हैं मॉडल्स के थ्रू, वो सब टीचर के लिए है, बच्चों के लिए नहीं। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो ये रिएक्शन भी क्या है, टीचर्स का क्या रिएक्शन रहेगा, इस पर ये बात करेगा। while using the model, how a teacher should regard and respond to activities of student। तो टीचर को बच्चों के द्वारा की गई गतिविधियों के सापेक्ष कैसा व्यवहार करना है, कैसा सम्मान बच्चों को देना है ना, ये सब कुछ क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन डिसाइड करता है, या प्रिंसिपल रिएक्शन का ये विषय है। देखिए, हिंदी में कंटेंट लिखा हुआ है, मैं इंग्लिश में इसको डिक्टेट करके एक्सप्लेन तो हिंदी में ही कर रहा हूँ। फिर भी अगर आपको लगता है कि हिंदी वाला पोर्शन में पढ़ दूं, तो मुझे बोल दीजिएगा, मैं पढ़ दूंगा। ठीक है, अगर ऐसे समझ में आपको आ जा रहा है तो बढ़िया है। हिंदी में जो कंटेंट लिखा है उसको आप बाद में पढ़ लीजिएगा इजीली, है ना, और समझने के लिए। ठीक है, समझ में तो आ रहा होगा ना आप लोगों को सभी को, या किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो रही है? बताइएगा, हाँ। देन है हमारा, दीज रिस्पॉन्सेज शुड बी क्वाइट अप्रोप्रिएट एंड सिलेक्टिव। अब जो भी रिस्पॉन्सेज टीचर ने करने हैं, वो सारे ही रिस्पॉन्सेज क्या है, बहुत सोच समझ के करने हैं, अप्रोप्रिएट होने चाहिए और सिलेक्टिव होने चाहिए। कुछ भी बातचीत नहीं करनी है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे देना है। बच्चे अगर किसी भी एक्टिविटी को सही से कर पा रहे हैं तो उनको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देना है, शाबाशी देनी है। बच्चे नहीं कर पा रहे हैं तो उनको डांटना वगैरह नहीं है, उनको सिर्फ ये समझाना है कि उनकी गलतियां कहाँ पर हो रही हैं, उन गलतियों को वो कैसे सुधार सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने पकड़ा, डांटा डूटा, आपने फिर खुद बना करके उनको दे दिया, बोला कि ऐसे करते। जैसे हम गणित में करते हैं ना, बच्चे ने सवाल किया, वो आधा सवाल तो कर लेता है, अगर यहाँ अटक गया वो, ठीक है, तो टीचर क्या करता है, टीचर पूरा सवाल फिर शुरू से लेकर के लास्ट तक कंप्लीट करके कॉपी में उसके देता है, बोलता है कि ऐसे करते हैं। क्योंकि टीचर को चाहिए क्या, कि जहां पर बच्चा अटका है वो अटका क्यों, इस बात को समझे, और फिर बच्चे को समझाए कि तुमने ये गलती की थी, तब तुम्हारा यहाँ पर ये क्वेश्चन अटक गया, और उसके बाद अगर तुम ऐसा नहीं करते तो नेक्स्ट 2 लाइन में ही आपका सॉल्यूशन हो जाता है। तो इस तरीके के रिस्पॉन्सेज टीचर से अपेक्षित होते हैं, यानी कि डिजायरेबल होते हैं। Every model, through its principles of reaction, provide the teacher with particular and unique rules of thumb to select appropriate responses to what the student does। तो जितने भी हमारे मॉडल होते हैं, सभी मॉडल्स में इस तरीके से टीचर के द्वारा क्या रिस्पॉन्स करना चाहिए, इस पर चर्चा की गई है, इस पर निर्देश दिए गए हैं। और हर मॉडल के जो निर्देश हैं वो क्या है, बिल्कुल यूनिक है, पर्टिकुलर है, अलग अलग है, कि बच्चे के द्वारा की गई क्रियाओं के सापेक्ष हमें टीचर्स को, मतलब कि कैसी क्रिया करनी चाहिए, कैसा रिस्पॉन्स देना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है द सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम क्यों हम इसे कह रहे हैं, क्योंकि क्लासरूम के अंदर टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या है, इंटरेक्शन होता है, स्टूडेंट स्टूडेंट के बीच में होता है, टीचर का ग्रुप के साथ होता है।
तो इस प्रकार से एक लघु समाज की अवधारणा यहाँ पर विकसित होने लगती है। ठीक है, तो दिस एलिमेंट रिफर टू द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस। पहला है इंटरेक्टिव रूल्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट, कि बच्चे और टीचर के बीच में क्या है, संवाद होनी चाहिए, अंतःक्रियाएं होनी चाहिए। जब तक बच्चे और टीचर के बीच में स्वस्थ अंतःक्रिया नहीं होगी, अच्छी बातचीत नहीं होगी, तो सीखने सिखाने का माहौल नहीं बन पाएगा। बातचीत भी दो तरीके की होती है ना, कि एक तो होता है कि डांट डपट करके आप बच्चे को डरा धमका करके सिखा रहे हो, तो बच्चा वहां पर डर के माहौल में रहता है, सीख नहीं पाता। तो इसलिए यहाँ बताया गया है कि टीचर और बच्चे के बीच में किस प्रकार से बातचीत होनी चाहिए, उसके रूल्स बताए गए हैं, है ना। नेक्स्ट आपका है इसमें काइंड ऑफ नॉर्म्स दैट, तो नॉर्म्स मतलब मानक बताए गए हैं, वही नियम, दैट आर इंक्रीज्ड एंड द स्टूडेंट बिहेवियर दैट इज रिवॉर्डेड। तो ऐसे कुछ मानक भी तय किए गए हैं, मानदंड तय किए गए हैं कि बच्चे के किस प्रकार के व्यवहार को हमें पुरस्कृत करना है, यानी कि बच्चे का अच्छा व्यवहार है तो उसको हमने रिवॉर्ड देना है, बच्चे के बुरे व्यवहार के लिए रिवॉर्ड नहीं देना है। ठीक, द मॉडल डिफर फ्रॉम ईच अदर विद रिगार्ड टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अबव एस्पेक्ट। तो हर मॉडल में के अनुसार टीचर और बच्चे के बीच के जो रिलेशंस होते हैं वो कैसे होने चाहिए, ये अलग मैटर है ना। और कैसे है समझिएगा, आपने टाइप्स ऑफ टीचिंग पढ़े हैं ना, टाइप्स ऑफ टीचिंग पढ़ लिए हैं नहीं पढ़े हैं आपने, ऑथोरिटेरियन टीचिंग, डेमोक्रेटिक टीचिंग, और हाँ सर, पढ़ लिया हो ना। गया। सर। ठीक है, हाँ। तो अब आप बताइए कि अथॉरिटेरियन टीचिंग है आपका, डेमोक्रेटिक है और लेजर फेयर है, यानी कि ये एक सत्तात्मक है, जनतांत्रिक और हस्तक्षेप रहित। अथॉरिटेरियन टीचिंग में आप जानते हैं कि सिर्फ टीचर ही अफेक्टिव रहता है, टीचर ही डोमिनेट करता है, टीचर ही प्लान करता है क्या पढ़ाना है, बच्चों को ज्यादा फ्रीडम नहीं दी जाती बातचीत करने की, होता है ना ऐसा। डेमोक्रेटिक में हाँ टीचर और स्टूडेंट दोनों बराबर बातचीत करते हैं, बिल्कुल इक्वल उनमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेजर फेयर में क्या होता है, टीचर का कोई रोल नहीं होता है यहाँ पर, सुगमकर्ता के रूप में रहता है, सिर्फ स्टूडेंट एक्टिव रहता है। तो अथॉरिटेरियन में टीचर एक्टिव है बहुत ज्यादा, लेजर फेयर में स्टूडेंट बहुत एक्टिव है, टीचर बिल्कुल एक्टिव नहीं है, मतलब बहुत मिनिमम एक्टिवनेस उसकी है। और डेमोक्रेटिक में दोनों ही इक्वली एक्टिव है। तो इस प्रकार से हर प्रकार के शिक्षण में आप देखिएगा कि टीचर का व्यवहार अलग हुआ, है ना। तो इसी प्रकार से ये मॉडल भी काम करते हैं। तो ये मॉडल ये कह रहे हैं कि in some model teacher is a central activity, is in the central activity, center of activity। ठीक है, तो किस मॉडल में होता है सेंटर ऑफ एक्टिविटी, जो अथॉरिटेरियन हो जाएगी। और एक्टिविटीज आर समवेयर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट। तो कौन सा ऐसा मॉडल होगा या कौन सा ऐसा शिक्षण व्यवहार होगा जहां पर टीचर और स्टूडेंट दोनों बराबर एक्टिविटीज करेंगे, तो वो डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक। हाँ, while in other the student occupied the center place। और कौन सा ऐसा होगा जहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट ही सेंटर प्लेस में है, तो वो क्या आपका लेजर फेयर हो जाता है। लेजिस्लेटिव। हाँ, तो इसी प्रकार से अलग तरह के मॉडल्स होते हैं जो अलग प्रकार के शिक्षण व्यवहार या आइडियोलॉजी पर बेस्ड होते हैं। तो उनके अनुसार शिक्षक और छात्र के बीच का जो संवाद है, बातचीत है, वो कम या ज्यादा हो सकती है। अथॉरिटेरियन में टीचर बोलता रहेगा, बच्चा सिर्फ सुनेगा, और जब टीचर कोई प्रश्न करता है बच्चे से, तो बच्चा वो सिर्फ उसका उत्तर देने के लिए वहां पर अपना मुंह खोलेगा या फिर कुछ बात रखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर टीचर का जो व्यवहार है वो बिल्कुल अलग है। डेमोक्रेटिक में बच्चा प्रश्न कर सकता है, टीचर उसके प्रश्न का उत्तर देगा, टीचर पढ़ाएगा तो बच्चा सुनेगा। तो इस प्रकार से टीचर और बच्चा दोनों ही क्या है, एक दूसरे से आपसी बातचीत बहुत अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं। तो ये क्या आपका है ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया आपका, जिसको हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक। तो ये आपका अलग प्रकार के जो शिक्षण व्यवहार होते हैं या शिक्षण मॉडल्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग शिक्षक का व्यवहार अलग हो जाता है, यानी कि ये सोशल सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, अब आप ही लोगों की अगर बात करें तो आपका भी सोशल सिस्टम होता है। आप जब खेलने जाते हैं तो आपका एक फ्रेंड सर्किल है 15-20 दोस्तों का। तो वो 15-20 दोस्त जब किसी एक मैदान में खेल रहे होते हैं तो उनका एक सोशल सिस्टम है, वहां पर हर कोई बराबर है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। घर पर आपकी फैमिली है, पापा मम्मी दादा दादी, आप भाई बहन वगैरह सब जो जो है, वो एक सोशल सिस्टम आपका है। लेकिन उस सोशल सिस्टम में एक मर्यादा है, किसे ज्यादा बोलना है किसे कम बोलना है, बच्चों को ज्यादा बोलने का अधिकार नहीं होता है, पेरेंट्स द्वारा कही गई हर बात माननी होती। तो ये जो फैमिली का सपोर्ट सोशल सिस्टम है, वो आपके खेल के मैदान के सोशल सिस्टम से बिल्कुल अलग है या नहीं है बताइए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो जो
अलग अलग आपके व्यवस्थाएं होती हैं समाज की, उसके अनुसार व्यक्ति द्वारा क्या बोलना है, क्या क्रिया करनी है, उसका निर्धारण किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। सपोर्ट सिस्टम, मैंने अभी भी आपको बताया सपोर्ट सिस्टम का क्या मतलब है। ठीक है, तो देखिए, दिस एलिमेंट रिफर्स टू द एडिशनल रिक्वायरमेंट बियॉन्ड द यूजुअल ह्यूमन स्किल। एडिशनल रिक्वायरमेंट मतलब आपका वही टीएलएम वगैरह जो यूज कर रहे हैं आप। ठीक है, हाँ, बियॉन्ड द यूजुअल ह्यूमन स्किल्स और कैपेसिटीज फ्रॉम द टीचर्स एंड द फैसिलिटीज और शेड्यूल्स अवेलेबल इन द ऑर्डिनरी क्लास। तो यह तत्व शिक्षकों के से सामान्य मानव कौशल या क्षमताओं या सामान्य कक्षा में उपलब्ध सुविधाओं या शेड्यूल से परे अतिरिक्त आवश्यकताओं को संदर्भित करता है। अतिरिक्त आवश्यकताओं पर आपने ज्यादा फोकस करना है। सच टाइप ऑफ एडिशनल सपोर्ट में डिमांड सम स्पेशल स्किल्स। अब जो आप टीएलएम का यूज करेंगे तो उसके लिए आपको स्पेशल स्किल्स चाहिए। क्यों चाहिए स्पेशल स्किल? आप टीएलएम किस टॉपिक में कैसा टीएलएम इफेक्टिव रहेगा इसको सोचने के लिए नॉलेज, ठीक है, कैपेसिटीज फ्रॉम द टीचर और सम स्पेशल एड्स एंड मटेरियल फैसिलिटीज लाइक फिल्म, self instruction system, visit to some place, and a flexible schedule and particular organizational climate suiting to the requirement of the model। तो इस प्रकार से बच्चों को कॉपी किताब से पढ़ाने के अतिरिक्त और जो मटेरियल एड्स होते हैं जो अफेक्टिव हो सकते हैं क्लासरूम टीचिंग में, जिसमें ऑडियो विजुअल एड्स हो सकते हैं आपके, बच्चों को कहीं आप घुमाने लेके जा रहे हैं, विजिट करवा रहे हैं कोई एक एरिया पर्टिकुलर, ठीक है, वो हो सकता है। बच्चों को खुद से सीखने के लिए प्रेरित करना, मूवीज दिखा करके बच्चों को सिखाना, है ना, और भी कई सारे अलग आपके तरीके हो सकते हैं जो कि टीचिंग तो नहीं है, लेकिन जो रेगुलर टीचिंग है उस रेगुलर टीचिंग को और अधिक इफेक्टिव बनाने के लिए हेल्प में लाए जा सकते हैं। जैसे फिल्म का एग्जाम्पल लेते हैं, आप किसी बच्चे को एक फिल्म दिखा दिया आपने, बच्चा नहीं सीखेगा उससे कुछ भी, क्योंकि फिल्म का उद्देश्य सिखाना नहीं है, उसका उद्देश्य है मनोरंजन करना। लेकिन जब आप बच्चे को समझा रहे हैं किसी एक विषय पर और उस विषय से संबंधित कोई आपने एक क्लिप या कोई मूवी दिखाई तो बच्चा वहां पर इजीली समझ जाता है। तो फिल्म, जब बच्चा सिर्फ फिल्म देख रहा है तो नहीं सीख पा रहा, लेकिन जब टीचर पढ़ाई के दौरान उस फिल्म का एज अ मटेरियल एड यूज कर रहा है तो बच्चा उसको समझ पा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से बच्चे को जो आप घूमने के लिए भेज देते हैं, कहीं भी घूमता बच्चा, तो वहां पर कुछ सीखता नहीं है वो, मतलब इन जनरल कुछ सीखेगा तो ठीक है, अदरवाइज वैसा उसका सीखने का मोटिव नहीं होता, वो सिर्फ मनोरंजन के लिए जा रहा होता है। लेकिन जब टीचर बच्चों को घुमाने के लिए ले जाते हैं तो टीचर हर एक प्लेस की जो इम्पोर्टेंस होती है वो समझा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, तो बच्चा वहां पर भ्रमण के द्वारा यानी कि घूमते घामते भी सीखने लगता है। ठीक है, आई होप कि सपोर्ट सिस्टम क्लियर हुआ होगा आप लोगों का। और यही कल मैंने आपको वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग बताए थे ना, तो ये सपोर्ट सिस्टम के आपका इंटरवेनिंग वेरिएबल भी यही होता है। फिर आपका है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या हुआ? ये जो भी आपने पढ़ा है उसका आप अपने जीवन में कितना उपयोग कर पाएंगे, किस स्तर तक का उपयोग कर पाएंगे, वो आपका एप्लीकेशन पार्ट है। ठीक, तो दिस लास्ट एलिमेंट डिस्क्राइब इट्स एप्लीकेशन एस्पेक्ट। सम मॉडल्स आर मेंट फॉर अ शॉर्ट लेसन, सम फॉर लार्ज एंड सम फॉर बोथ। दे ऑल्सो डिफर इन टर्म ऑफ गोल अचीवमेंट। किस तरीके का उनका उद्देश्य है, कॉग्निटिव है, अफेक्टिव है, या फिर साइकोमोटर यानी कोग्निटिव है। तो ये कुछ बातें थी जो कि मॉडल ऑफ टीचिंग के बेसिक एलिमेंट्स या फंडामेंटल एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए मैंने आपके सामने रखी। कोई प्रश्न किसी से संबंधित आपका है तो उसको पूछ लीजिए। पहले तो कौन कौन से फंडामेंटल एलिमेंट्स होते हैं इनके नाम आपको याद होने चाहिए, इनका सीक्वेंस होता है ये प्रॉपर, ये सीक्वेंस याद होना चाहिए, किस फंडामेंटल का क्या रोल है वो पता होना चाहिए आपको, ये आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब हम चलते हैं शिक्षण प्रतिमान के प्रकारों पर। प्रतिमान के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ टीचिंग मॉडल्स। बेसिकली चार टाइप के मॉडल्स होते हैं, देखिएगा। पहला है आपका फर्स्ट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, सूचना प्रसंस्करण मॉडल। दूसरा है सोशल इंटरेक्शन मॉडल, सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान या मॉडल। ठीक है, तीसरा है आपका व्यक्तिगत विकास मॉडल यानी पर्सनल डेवलपमेंट मॉडल। और देन लास्ट आपका है
बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल या व्यवहार परिवर्तन प्रतिमान। चार तरह के ये होते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग आपका हो गया, बिहेवियर मॉडिफिकेशन हो गया आपका, है ना, ठीक है। उसके बाद पर्सनल डेवलपमेंट हो गया, एंड देन सोशल इंटरेक्शन मॉडल। तो इस प्रकार से कुछ मॉडल्स या फैमिलीज ऑफ टीचिंग मॉडल्स। हर मॉडल फैमिली के अंदर कुछ स्पेशल मॉडल्स हैं, उनके नाम देख लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है उनको आप रट लीजिएगा, जो नहीं है इंपॉर्टेंट उनको भी थोड़ा पढ़ तो लीजिएगा, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल जो है वो कॉग्निटिव स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स हैं उस पर बेस्ड होता है। आप लोगों ने कॉग्निटिव साइकोलॉजी पढ़ी होगी जीन पियाजे की, जिसमें मेंटल प्रोसेसिंग पर बात की गई है, ठीक है। तो सबसे पहला है इंडक्टिव थिंकिंग बाय हिल्डा टाबा, बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। तो इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल किसने दिया है? हिल्डा टाबा ने दिया है। जो हिंदी वाले हैं वो भी अंग्रेजी में जरूर लिखेंगे, ठीक है। फिर आपका है इंक्वायरी मॉडल या इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, ठीक है। इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल जो दिया है आपका रिचर्ड सुचमैन ने दिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसने दिया है ये पूछता है एग्जाम में, हाँ, तो इसको आप जरूर याद रखेंगे। पहला प्रश्न कि किस फैमिली के अंदर आते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल फैमिली के अंदर आ रहे हैं। दूसरा, इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल किसने दिया है? हिल्डा टाबा ने दिया है। इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल किसने दिया है? रिचर्ड सुचमैन ने दिया है। इस तरीके से याद रखें। फिर है साइंस इंक्वायरी या साइंटिफिक इंक्वायरी, दोनों ही नाम है इसके। साइंस इंक्वायरी मॉडल बाय जोसेफ जे सहवाग, तो जोसेफ जे सहवाग द्वारा विज्ञान पूछताछ मॉडल दिया गया है। इंग्लिश में ही नाम याद रखने चाहिए आपको, हिंदी में एक ट्रांसलेशन है सिर्फ इनका, बहुत सही नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट है ब्रूनर का, कल ही क्लास में डिस्कशन भी हुआ था इस पर। ब्रूनर का कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, जितने मॉडल्स आप अभी पढ़ेंगे आज उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है। उसका रीजन ये भी है कि ये जो आपका नया सिलेबस बना था 2 साल का बीएड का, उसमें ये सिलेबस में भी है कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, ठीक है। किसका है? जेरोम ब्रूनर का, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट आप लोग, कोई प्रश्न? फिर है आपका जीन पियाजे का डेवलपमेंट मॉडल। जीन पियाजे, एरविन सीगल और एडमंड सुलिवन, ठीक है, इन तीनों ने दिया हुआ है। जीन पियाजे के नाम से याद रखिए। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, ये असुबेल है, असुबेल है ये, ठीक है। तो ये आबेल नहीं है, आसुबेल करके याद रखिएगा, ठीक है। तो एडवांस ऑर्गेनाइजर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, नेट की परीक्षाओं में पूछा जाता है स्पेशली, क्योंकि एलटी वगैरह में तो आज तक कभी ये थे नहीं सिलेबस में, पहली बार एड ऑन हुए हैं। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल किसने दिया है? डेविड ऑसुबेल ने दिया है। फिर है नेक्स्ट सोशल इंटरेक्शन मॉडल्स, सामाजिक अंतर्क्रिया मॉडल। इसके अंदर पहला है ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल, जो कि जॉन डीवी ने दिया है। जॉन डीवी के साथ आपके हर्बर्ट थेलन भी हैं। देन आता आता है क्लास मीटिंग मॉडल, जो कि ग्लेजर द्वारा दिया गया है, इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना। विलियम ग्लेजर के द्वारा दिया गया मॉडल क्लासरूम मीटिंग मॉडल, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर है सोशल इंक्वायरी मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बेंजामिन कॉक्स और बायरल मासियल्स द्वारा ये आपका दिया गया है। सोशल इंक्वायरी मॉडल याद रखना है, सोशल इंक्वायरी मॉडल किसने दिया है करके। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेबोरेटरी मेथड मॉडल ये दिया आपका नेशनल ट्रेनिंग लेबोरेटरी बेथल और मेन ने। डोनाल्ड ओलिवर और जेम्स पी शेवर का ज्यूरिस्प्रूडेंशियल मॉडल, ये भी ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है। ज्यूरिस्प्रूडेंशियल मॉडल किसने दिया है? डोनाल्ड ओलिवर ने दिया है और जेम्स पी शावर ने दिया हुआ है, ये आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है रोल प्लेइंग मॉडल। रोल प्लेइंग एक मेथड भी है और एक मॉडल भी है, ठीक है। तो रोल प्लेइंग मॉडल किसने दिया है? फ्रेनी सेक्टल और जॉर्ज सेक्टल, इन दोनों के द्वारा विकसित किया गया है। एंड द लास्ट इज
सोशल सिमुलेशन मॉडल बाय सारेन बोरेग। ठीक, तो कौन सा मॉडल किसने दिया है, बस ये याद करना। दो बातें, पहला कौन सा मॉडल किस फैमिली के अंदर आता है, और दूसरी बात की किसने दिया है, दैट्स इट। इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है आपको इसमें। फिर है व्यक्तिगत विकास मॉडल, पर्सनल डेवलपमेंट मॉडल। इसमें दो मॉडल बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला आपका है नॉन डायरेक्टिव मॉडल ऑफ कार्ल रोजर्स। कार्ल रोजर्स ने पर्सनैलिटी की एक थ्योरी दी है, उसका नाम क्या है आप लोग सर्च करिएगा। ठीक है, तो कार्ल रोजर्स का जो कंसेप्ट है वो है इंडिविजुअल स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, जहां पर वो व्यक्तिगत अ, विशेषताओं की बात करता है बच्चे की। तो इसके लिए वो कहता है कि नॉन डायरेक्टिव मॉडल ऑफ टीचिंग को यूज करना चाहिए। नॉन डायरेक्टिव मॉडल में जनरली है क्या, कि जहां पर बच्चों को कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं दिया गया, मतलब कि आपने कहा किताब खोलो तो सारे बच्चों ने किताब खोल ली, ऐसा नहीं। हर बच्चे का सीखने का अलग तरीका है, वो अपने तरीके से सीखेगा। तो इसलिए इसका गैर निर्देशात्मक या गैर निर्देशक मॉडल या नॉन डायरेक्टिव मॉडल इसने दिया है। फिर है अवेयरनेस ट्रेनिंग मॉडल बाय प्रिंसिपल्स। ठीक है, फिर है साइनेटिक मॉडल बाय विलियम जॉर्डन या गॉर्डन, जो कहें इसको आप। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कंसेप्चुअल सिस्टम मॉडल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, डेविड हंट ने जो दिया है। डेविड हंट का कंसेप्चुअल सिस्टम मॉडल, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। इसमें सिर्फ रटने वाला काम करना है आपने, कि कौन किसने कौन सा मॉडल दिया है, ये तो कुछ। फिर आते हैं हम लास्ट फैमिली ऑफ मॉडल्स में, बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल्स, जिसको हम हिंदी में व्यवहार परिवर्तन प्रतिमान भी कहेंगे। तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग जो स्किनर की है उस पर बेस्ड है। तो क्रिया प्रसूत ने इस परिवार से संबंधित अधिकांश मॉडल को जन्म दिया है। तो कौन कौन से मॉडल्स इसमें है, कंटीजेंसी मैनेजमेंट मॉडल बाय केलर, कंटीजेंसी मैनेजमेंट मॉडल आकस्मिकता प्रबंधन मॉडल, ट्रेनिंग मॉडल है, स्ट्रेस रिडक्शन मॉडल है, और डिसेंसिटाइजेशन मॉडल है आपका, एंड मास्टरी लर्निंग मॉडल है। मास्टरी लर्निंग मॉडल तो आपका याद रख लेना आप लोगों को का है। कॉन्टीजेंसी मैनेजमेंट मॉडल आप याद रख लीजिएगा, बाकी नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपके ये मॉडल्स के जो टाइप्स हैं, चार फैमिलीज हैं, उनके अंदर कौन कौन से मॉडल दिए हैं वो डिस्कस किए हैं। देखिए, समझाने के लिए बहुत कुछ है इसमें, हर एक मॉडल को बहुत डिटेल में हम डिस्कस कर सकते हैं, एक एक पॉइंट इसका समझ सकते हैं। लेकिन आप लोगों को एलटी का पेपर देना है, और एलटी के पेपर के लिए ये इतना डिटेल पे जाने की आवश्यकता नहीं है। कारण ये है क्योंकि ये आपके बीएड के सिलेबस में है ही नहीं। ठीक है, वहां पर सिर्फ मॉडल्स ऑफ टीचिंग क्या होते हैं, उनके बेसिक एलिमेंट क्या है, इतना ही आपका सिलेबस का पार्ट है जो बीएड में आप लोग पढ़ते हैं। इतने सारे मॉडल्स और उन हर एक मॉडल के बारे में डिटेल जानना, ये सिलेबस में नहीं है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो जो हमारे सिलेबस में बीएड में है जितना है उसी लेवल तक आपने पढ़ना है, उससे ज्यादा आगे नहीं जाना है। क्योंकि ज्यादा पढ़ के फायदा नहीं है ना, जो एग्जाम में आएगा वही तो पढ़ेंगे आप लोग, जो आना ही नहीं है जो चीज वो कहाँ डिटेल में है। किसने कौन सा मॉडल दिया है इसको थोड़ा सा आप लोग याद कर लेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। बाकी कोई प्रश्न अगर आप लोगों का है तो आप लोग कर सकते हैं।